So this is fourth lecture of magnetism and matter for class 12. So in last class मैंने कुछ मटेरियल का प्रॉपर्टी का मैंने बताया था, मेनली आपका मैग्नेटाइजेशन फैक्टर I, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, उसके बाद आपका थीटा, सस्पेक्टिबिलिटी, उसके बाद म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया था. सो आपका जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. सो उस कॉन्सेप्ट का बेसिस में मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आप लोग सोल्व करके भेजो. द क्वेश्चन इज ए सोलेनॉइड हैज़ ए मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी 400. ओके, सोलेनॉइड जिसका ऊपर हम तार को बांधेंगे वो तो मेटल होगा ना, पैरामेटिक का पैरामेटिक होगा. सो उसका रिलेटिव परमेबिलिटी कितना है? 400 है. इफ सोलेनॉइड हैज़ 1000 टर्न्स पर मीटर and carries a current of 2 ampere, find H, B net and I. So इसमें क्या करना ना, अब पहले मटेरियल का बिना सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको निकालना. ओके, मटेरियल के बिना कितना होगा वो निकालना. उसमें क्या होगा देखो, आप एक फॉर्मूला है सोलेनॉइड के लिए, क्या है आपका B नॉट, मतलब विदाउट मटेरियल क्या होगा, म्यू नॉट I N. ओके, सो यहाँ पे ना आपको I तो दिया हुआ है, N दिया हुआ है. फिर B नॉट का और एक फॉर्मूला हम लोग को मिला था इसमें मटेरियल के केस में, म्यू नॉट H. सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट H इज इक्वल टू, वी कैन राइट म्यू नॉट I N. गेटिंग द पॉइंट. म्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट H फ्रॉम हियर. तो सिमिलरली आप B नेट मतलब विथ मटेरियल, उसका फॉर्मूला क्या है, आपको पहले I निकालना पड़ेगा. आराम से निकाल सकते, बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई ना कोई फॉर्मूला में आ जाएगा, लेकिन समझ के करना. ठीक है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ जीटा एंड म्यू आर. जीटा क्या है समझ में आ गया, जीटा ही बोलूंगा इसको. सस्पेक्टिबिलिटी प्रोनाउंसिएशन करना वेरी डिफिकल्ट होता है, तो म्यू आर रिलेटिव परमिटिबिलिटी. ओके, सो उसका हिसाब से हम लोग 3 भाग है. वन इज डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक का कुछ पॉइंट्स आपको याद भी रखना पड़ेगा. द फर्स्ट पॉइंट इज weakly repel in external magnetic field. Magnetization occurs opposite to magnetic field intensity. मतलब इस टाइप का मटेरियल में एक्चुअली अलाइनमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि नेट हर एक एटम का जो एटॉमिक डाइपोल होगा वो डाइपोल क्या है, ऑलमोस्ट 0 है. लेकिन किसी कारण का वजह से ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कभी कभी ना ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत अलाइनमेंट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ओके, वीकली, तो वीकली रिपेल होता है. हाँ, रिपेल, इसलिए रिपेल होता है. तो ये पॉइंट आपको याद रखना. सो हम लोग को पता है I इज इक्वल टू जीटा H. सो याद रखना I एंड H आर ऑपोजिट इन साइन. I और H क्या है, ऑपोजिट साइन है, और डेफिनेशन में मालूम चल गया. और जीटा इज स्मॉल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जीटा स्मॉल है पर इसका वैल्यू जो क्या है, नेगेटिव में. ओके, सो मैं मोटा मोटी H का वैल्यू इसका आसपास होता है 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो I कितना हो जाएगा, -2 × 10⁸ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर पर मीटर. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो हो गया आपका, ये पॉइंट याद रखना होगा, जीटा वेरी स्मॉल पर नेगेटिव में, स्मॉल है पर नेगेटिव में है. और एक पॉइंट याद रखना है आपको, म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी स्लाइटली लेस देन 1. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन N2 के लिए जीटा होता है -5 × 10⁻⁹ एट 300 केल्विन. कॉपर के लिए होता है, कॉपर में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीटा इतना है, तब भी थोड़ा ज़्यादा है. ओके, सो यहाँ पे आपको मेन 3 पॉइंट याद रखना है. एक हो गया आपका रिपेल होता है स्लाइटली, क्योंकि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, साइन, मतलब H एंड I ऑपोजिट साइन का है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जीटा स्मॉल है और नेगेटिव में है, एंड म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी है, दैट इज स्लाइटली लेस देन 1. ओके, दीज आर द मेन पॉइंट. सो नेक्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक.
क्विकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अट्रैक्ट होता है। डायमैग्नेटिक में था क्या, रिपल होता था, मतलब आई और एच का साइन क्या है आपका नेगेटिव ऑपोजिट है। ऑपोजिट का बात, ऑपोजिट अगर अपोजिट है तो, और वहाँ से हम लोग को मालूम चल गया जीटा, जीटा भी आपका क्या होगा, स्मॉल होगा, नेगेटिव में है। और जीटा अगर स्मॉल है या नेगेटिव में है तो आपका म्यू आर भी क्या होगा, स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, क्योंकि जीटा नेगेटिव में देखो, म्यू आर का मतलब है 1 का जीटा, जीटा अगर लेस देन 1 है, सॉरी स्मॉल है, नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा तो 1 से तो माइनस ही होगा ना, तो म्यू आर क्या होगा, म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 से कुछ माइनस हो जाएगा, तो स्लाइटली लेस देन क्या होगा, 1 होगा। तो आपको ना फॉर्मूला वगैरह से आप पॉइंट वगैरह निकाल सकते हैं। सो इसमें क्या होगा, आई इज इक्वल टू थीटा एच हम लोग को मालूम है, तो एच हम लोग ले लिए 2, बाहर से ले लिए, ये तो हम लोग को ऊपर है, तो आई एक्सपेरिमेंटली देखा गया, अगर एच 2 लेने से इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक आई हो गया 2 × 10⁻⁴। सो यहाँ से पता चल जाता है कि ये वैल्यू से पता चल जाता है जीटा जो स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव है, जीटा स्मॉल है बट पॉजिटिव है। जीटा स्मॉल है पॉजिटिव है तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा है, तो म्यू आर का वैल्यू 1 से स्लाइटली क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे ऑक्सीजन के लिए O2 जो है ना, O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, तो जीटा का वैल्यू इतना होता है, तो 1 से क्या है, स्लाइटली क्या है, ग्रेटर है। तो ये सब पॉइंट्स ना आपको एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग व्हिच पॉइंट इज करेक्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ से कोई पॉइंट उठा के दे देगा, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस है। लेकिन अगर फॉर्मूला वगैरह अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, सॉरी लिखा हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हम लोग पहले से मालूम है कि जैसे तुम्हारा आयरन है, आयरन में क्या होगा, आयरन का अंदर थोड़ा सा आयरन का स्पेसिमेन अगर हम लोग ले लिया तो उसमें बहुत सारा एटॉमिक डाइपोल होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में लगेंगे तो अलाइंड होके स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो तुम्हारा जीटा क्या होगा, जीटा आपका वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, और म्यू आर भी, तो जीटा का वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा तो म्यू आर भी वेरी वेरी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। आप प्रैक्टिस करना, समझने की कोशिश करना, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना, लेकिन ये सब टर्म्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, एक बार क्लियर हो गया ना वो भूलने का चांसेस नहीं है, ठीक है। बट लॉजिक शुड भी दिया, डायरेक्शन यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, कारण का वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन के लिए 2-3 ही मैंने टेक्निक दिया था, जो टेक्निक दिया था उस टेक्निक से आराम से निकल जाएगा, लेकिन दिमाग खोल के रखना है। अभी नेक्स्ट हम लोग को स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अभी जो भी पढ़ा है ना, जितना भी एप्लीकेशंस था, जो भी कॉन्सेप्ट था, सब कॉन्सेप्ट का रीजन क्या था, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट, तो करंट को मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कन्वर्ट किया, तो उसके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का था। फिर किस किस टाइप का मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कौन मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, वो भी हम लोग अभी पढ़ लिया, कुछ न्यू टर्म्स मिला। अभी हम लोग मेनली जानना है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, उल्टा करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, करंट प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब अगर गॉड है तो भूत भी होना पड़ेगा, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट अगर होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग फैराडेस लॉ वगैरह पढ़ना है। अभी का जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, उसका 2 मेन एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर। सो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर और एलसीएल सर्किट मेन है। तो ये जो है आपका इसमें से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत अल्टरनेटिंग करंट भी हमें समझना होगा, अल्टरनेटिंग करंट का तुम्हारा एवरेज वैल्यू कितना है, आरएमएस वैल्यू कितना है, वो पार्ट थोड़ा बहुत है। मैं कोशिश करूँगा 8-9 वीडियोस में कंप्लीट कर देने के लिए, ओके। और क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजो, और कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप पीछे जाके देख के क्लियर करो, क्लियर करके मुझे भेजो, ओके, फाइन।